रशिया यूक्रेन का वॉर ने पूरे मार्केट की वोलेटिलिटी की 12 बजा दी है। मतलब इंडिया वेक्स खुल रहा है 20 के ऊपर। और हैरान मत होइएगा अगर कुछ लोग सो कॉल्ड ट्रेडर्स क्लेम करें कि गाइस हमने कल इंडिया वेक्स बाय किया था, जॉइन आवर चैनल 20% के प्रॉफिट के लिए। जोक्स असाइड, मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इस तरह के बाजार में जो हमारे निवेशक भाई बंधु हैं उनको किस प्रकार से मार्केट को देखना चाहिए, वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इसके कारण अफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज समझेंगे। वो भी हम स्क्रीन पे समझेंगे, डॉट डॉट में सारे फैक्टर्स बताऊंगा आप लोगों को कि ये रशिया यूक्रेन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चाहते हो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव टाइम टू टाइम वीडियोस आपके लिए लगातार आते रहे तो लाइक्स में कंजूसी ना करें। बट आगे जाने से पहले लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर वीडियो पार्टनर्स विच इज़ कुकू एफएम। दोस्तों, मैं इस पे ना एक बहुत ही प्यारी बुक समरी सुन रहा था जो कि है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। मैंने पहले भी अपने बुक्स वाले उसमें रेकमेंड किया और आज भी कहता हूँ पीटर लिंच की ये किताब इस समय और ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि मार्केट में पैनिक नहीं करना है। कुकू एफएम लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर 1000 आवर्स से भी ज़्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। और आज से लेके 28 तारीख तक अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम डाउनलोड करते हैं एंड यूज़ करते हैं कोड FEB50 तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। तो किस चीज़ की देरी है, फटाफट जाओ कुकू एफएम डाउनलोड करो एंड मेक श्योर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। अब चलते हैं सीधे स्क्रीन पे। मार्केट को पूरी तरीके से हिला दिया ये रशिया यूक्रेन वाले पूरे सीन ने। इंडिया वेक्स अगर आप सुबह देखते हैं तो ये 20 के पार पहुंच गया था और 20% के पार पहुंच गया था। एंड इसी चक्कर में ऑप्शंस के दाम क्या हो गए, उनके प्रीमियम सडनली स्पाइक अप हो गए। मैंने ट्विटर पे अपना लॉस भी शेयर किया था, इन केस आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं करते तो मेक श्योर आप चेकआउट करो कि किस प्रकार से हेजिंग ने मेरे पोजीशंस को मेरे फेवर में कर दिया। तो आप लोगों को पहली चीज़ बता दूं कि जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है इंडिया वेक्स ऊपर जाता है। अब कोई लोग पूछेंगे कि यार ये कब तक ऊपर जाएगा, तो आपको बता दूं कि कोविड के टाइम पे तो ये बावला हो गया था, 50 के ऊपर जाने लग गया था इंडिया वेक्स की बात करें तो। जाहिर सी बात है वेन एवर देर इज अनसर्टेनिटी इन टू द मार्केट वेक्स ऊपर जाएगा ही। सो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इसके चक्कर में ऑप्शंस वाले एंड स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलर्स। बिकॉज अगर ओवरनाइट आपने हेज करके नहीं रखा है और अचानक से प्रीमियम स्पाइकअप हो जाता है तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। एंड जैसे ही अनसर्टेनिटी रिलैक्स हो जाता है उसके बाद ये सारे प्रीमियम्स नीचे आ जाते हैं। तो पहला सवाल ये उठ रहा है कि ये सारा जो माजरा हो रहा है इसका क्या सीन है, वाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो आज के सेशन में हम ये भी समझेंगे और समझेंगे कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे पुटिन साहब के माइंडसेट की, ठीक है। तो इनका माइंडसेट क्या बन गया हुआ है, इनका माइंडसेट ये बना हुआ है कि 1920 में सोवियत तोड़ दिया गया था, सोवियत यूनियन, ठीक है। एंड ही फील्स दैट दिस वाज अ बिग मिस्टेक। ही सेज कि यार हम उस चीज़ को वापस संभालेंगे, वी विल ब्रिंग द ओल्ड टाइम्स बैक। सो एक तरीके से देखा जाए तो इवन इन टुडेज टाइम ही इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल थिंकर। ये अभी भी पुरानी सोच रख रहे हैं जिसके चक्कर में सारा मुआवजा हम सबको भरना पड़ रहा है एंड स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भरना पड़ रहा है बिकॉज स्टॉक मार्केट्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इससे पहले भी 2014 के टाइम पे इनके जो हरकतें हो रही थी उस चक्कर में करीब करीब 14,000 यूक्रेनियन जो आम जनता थी उसको भी अफेक्ट होने लग गया था। तो अब आपका एक दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि अ लॉट ऑफ पीपल दैट कि अरे कुछ नहीं, ये तो वर्बली चलेगा बैटल और उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपको बता दो कि भाई वॉर का आगाज तो कर दिया गया है पुटिन सर के द्वारा। The only question is whether he is going to stop at this point of time or these things are going to continue. That is something which we need to see. लेकिन अब हमें समझते हैं कि ये पुटिन सर के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस चक्कर में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पुटिन सर ने अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से रेडी कर ली। कैसे? अभी मैं अगर आप लोगों को बताता हूँ कि पुटिन सर के पास जो भी चीज़ें हैं, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रशिया की बात करूँ तो उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाउ? रशिया ना ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और ये जो करंट प्राइस राइज हो रहा है क्रूड का, उस चक्कर में ही इनको करीब करीब 60 से 65 बिलियन डॉलर का फायदा लास्ट 3 महीने में ही हो रहा है। दैट इज द एडिशनल रिजर्व्स जो इनके इधर फॉर्म हो रहा है, पहली चीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो इन्होंने करीब करीब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी होते हैं
वहाँ पर भी करीब करीब 640 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी रखे हैं, 250 बिलियन के नेशनल पेंशन फंड्स, नेशनल फंड्स भी रखे गए हैं, सॉरी नॉट पेंशन फंड, नेशनल फंड्स भी रखे गए हैं। और इनका बाकी सारा भी अगर आप देखेंगे ग्रोथ के बेसिस पे दे आर वेल प्लेस्ड। तो पहली बात है, पुतिन सर जो गेम खेल रहे हैं उनको पता है कि ही इज इनटू अ पावरफुल स्टेट एंड दैट्स व्हाई ही इज प्लेइंग अराउंड विद दिस काइंड ऑफ गेम। बट पॉइंट ये नहीं है कि ये गेम क्यों खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, ये हम अब देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि रशिया यूक्रेन पे भारी पड़ रहा है या फिर यूक्रेन भी अड़ा रह जाता, इस चक्कर में क्या चीज़ होने वाली है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो आप लोगों को बता दूं कि यूक्रेन की जब बात करते हैं तो ये 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होता है कॉर्न एंड व्हीट का। अब इसको थोड़ा कॉमन सेंस से हम समझते हैं। कॉर्न एंड व्हीट की अगर इन्होंने सप्लाई दुनिया में रोक दी तो इस चक्कर में क्या होगा कि इन दोनों के दाम बढ़ेंगे। ऑब्वियसली जब डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगा तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, स्केर्स होने लग जाता है। जब इनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो ऑलरेडी ये जो एक्सपोर्ट वाला माजरा है उसको भी इफेक्ट करेगा और ग्लोबली भी ये और इम्पैक्ट करेगा। ऑलरेडी ग्लोबली वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन बेस्ड इश्यूज और वहाँ पर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहली बात है कि अगर ये चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो हमें सिर्फ इसे एक स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ेंगे जिसके चक्कर में हमको और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप देखते हैं ये दोनों देशों के बीच में जो सारी चल रही है उसमें ग्लोबली जो एनर्जी रिलेटेड डिपेंडेंसी है वो करीब करीब 30% है वर्ल्ड वाइड। इसी के साथ साथ ये क्रूड का जो है ये बहुत सारे सेक्टर्स को भी अफेक्ट करता है जिसको हम आगे समझेंगे। तो एक तरीके से समझिए यूक्रेन और रशिया का ये जो फाइट है दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑयल रिलेटेड स्टफ्स, ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टफ्स, कमोडिटीज एंड हेंसफोर्थ, और ये सारे मिलके स्टॉक मार्केट की पैठ बजाते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई टुडे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ स्टॉक मार्केट्स गैप डाउन। तो हमें ये समझना है कि ये दोनों एक बहुत क्रूशियल रोल, लेट्स नॉट गेट इनटू द जियोपॉलिटिकल एंगल बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये दोनों एक बहुत क्रूशियल रोल यहां पर प्ले करते हैं। लेकिन अब ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है बाबूराव के दिमाग में कि भैया सेक्टर कौन से अफेक्टेड होंगे और कैसे होंगे, वो थोड़ा सा बताइए। तो पहली चीज आप देखो, कमोडिटी साइकिल की बात करूं तो गोल्ड के प्राइसेस वापस ऊपर जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन। सेफ हेवन बेसिकली क्या होता है, जब भी कहीं पे वॉर हो जाता है, ये देखो ये मिसाइल छोड़ी, ठीक है, वॉर हो जाता है, या फिर लेट्स से इलेक्शन अनसर्टेनिटी रहती है, या फिर लेट्स से किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी रहती है, तो उस समय पे द बिग इन्वेस्टर्स व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड, सेफ हेवन। क्योंकि उनको लगता है कि यार मार्केट जो भी हो, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, फिक्स्ड बॉन्ड्स का भरोसा नहीं है, कौन सी चीज़ें बंद हो जाए नहीं पता, लेकिन गोल्ड इज समथिंग जिस पे ग्लोबली हर कोई इन्वेस्ट करता है। तो पहला सवाल है आप लोगों के दिमाग में कि क्या हमें गोल्ड पे एक्सपोजर थोड़ा रखना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं लास्ट 6 महीने से बोलते जा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर आपको गोल्ड पे भी रखना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ, भले ही आप डिजिटल लो ना, गोल्ड ETFs ले लो या फिर जो SGPs होते हैं उस पे लो, बट थोड़ा बहुत आपका ये होना चाहिए। बाय द वे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने ज़्यादा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जैसे मैंने अभी बताया कि यूक्रेन का अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो कॉर्न और व्हीट का है, एंड रशिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारा ऑयल हो गया, गैस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब में ना इसका बहुत बड़ा श्रेय है, जिसके चक्कर में हमारे देश में कुछ कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स हो गई, उसके बाद कैस्ट्रॉल हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा पेट्रोकेमिकल रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, तो इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी आपको एक चीज़ समझनी है कि एक तो हो गया पेंट सेक्टर, इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब भी आप समझ लीजिए क्रूड ऊपर जाता है तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो इनका मार्जिन
घट जाएगा, जिसके चक्कर में फंडामेंटली इफेक्ट होगा। तो ये पेंट्स के लिए रिस्की हो जाएगा, कैस्ट्रॉल जैसी कंपनीज के लिए रिस्की हो जाएगा, इवन टायर बेस्ड, बिकॉज टायर बेस्ड में भी कुछ केमिकल्स यूज होते हैं जिनका डिराइव होता है ऑयल से। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होगी। एंड इन जनरल सेंस स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होता है अगर क्रूड बहुत टाइम तक ऊपर जाता है। उसका रीज़न यही है कि इनपुट कॉस्ट, बेसिकली जो हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो जाता है वो बहुत तरीके से बढ़ जाता है, जिस चक्कर में स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बट क्या इसका किसी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो स्टॉक्स लाइक ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी जैसे ओएनजीसी हो गई, इस पे थोड़ा सा हो सकता है, कुछ गैस कंपनीज में हो सकती हैं। बट ऑन अ लॉन्गर रन अगर क्रूड ऊपर रहता है 100 प्रति बैरल के ऊपर, मेरे को तो लगता है 110 भी हो जाएगा, तो उस चक्कर में इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज़ है, ये वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें अगर आपका हैवी एक्सपोजर है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़े बहुत रिस्क हैं। वेल, रिस्क डोंट एंड ओवर हियर। चाइना के साथ एक अलग एंगल है इस पूरे माहौल में। आपने देखा होगा हमारे चाइनीज लोग आराम से साइलेंट है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? बिकॉज चाइना की अगर मैं बात करूँ तो चाइना के साथ अलग सीन है। वो ये देख रहा है कि जो नाटो है, यूएस है, ये सब मिलके कैन दे रियली 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 सेव द यूक्रेनियन सिचुएशन। अगर ये किसी तरीके से फेलियर देखते हैं तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप बढ़ेगा, बिकॉज ये भी ऑटोक्रेटिक हैं और ये ताइवान पे अटैक करेंगे। अब इसके साथ स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना है? ताइवान से अगर इन्होंने ऊपर नीचे कर लिया, और ताइवान को हराना इनके लिए दाएं हाथ का खेल है, तो इनके पास आ जाएगा 25% पावर इन सेमी कंडक्टर स्पेस। बेसिकली हमारे ऑटोमोबाइल्स की भी हालत खराब करेंगे एंड एंसिलरीज की। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला सिचुएशन अगर जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है तो दैट इज अगेन बैड फॉर अस। वेल, दैट्स नॉट येट। अगर मैं बात कर रहा हूं इन सारी चीज़ों की, तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि भाई, अगर मैं बात करता हूं रशिया की, तो रशिया बहुत सारे बेस मेटल्स हो गए और मेटल्स पे भी एक्सपोजर रखता है। फॉर एग्जांपल 10% एल्यूमिनियम यहीं से कंट्रोल हो रहा है, 9% ऑफ कॉपर यहीं से हो रहा है, 40% पैलेडियम का यहीं से हो रहा है, 25% निकेल यहीं से हो रहा है। तो एक तरीके से कमोडिटीज़ जो हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में लगती है उनको भी ये कंट्रोल कर रहा है, जिसके चक्कर में इनके प्राइसेस बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो हमारे इकोनॉमी के लिए वो चीज़ नेगेटिव होगी। ऑब्वियसली बात है, दिस विल बिकम नेगेटिव। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बाय द वे, लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दो गाइस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू ऑल द R&D एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए दिस इज समथिंग विच केम अराउंड इन इकोनॉमिक टाइम्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेट्स अंडरस्टैंड, बिकॉज हर कोई पैनिक कर जाता है, हर कोई सोचता है कि यार क्या करें। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पे बना दूं। बाय द वे, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस समय पे, क्या हमें इंडेक्स फंड्स लेना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक लेना चाहिए, कमोडिटीज़ लेना चाहिए, गोल्ड? अपनी प्रक्रिया बताइए कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो पूरा सीन चल रहा है उसमें एग्जैक्टली व्हाट शुड वी डू। मेक श्योर आप कमेंट्स में बताइएगा। तो एक चीज़ आप देखें कि ये तो रशिया वाला ये वाला जो चल रहा है, जो इंडिया चाइना फ्लेयर अप हुआ था, सारा नौटंकी हो गया। उसी के एक महीने बाद 7.62% इंडेक्स चढ़ा था। यूएस चाइना के टेंशन के बाद 11.53। एयर स्ट्राइक जो हुआ था ईरानियन जनरल के साथ नेगेटिव हुआ था, बट ठीक है। ड्रोन अटैक जो 2019 में हुआ था उसके बाद 1.38% बढ़ा, 0.56% जब ट्रंप और नॉर्थ कोरिया का 2017 में चल रहा था। यूएस बॉम्बिंग हो गई थी ऑन सीरिया, उसके बाद जब रिजॉल्व हो गया 3.65%। लंदन टेरर अटैक 7.89%। द ओनली थिंग जहां पर मार्केट ने एक बहुत बड़ा डैम्पर दिया था एक महीने बाद भी, वो था टेरर अटैक ऑन द यूएस, and that was having fundamental reasons at that point of time because the economic state could not be revived so easily जल्दी। और आप एक चीज़ देखते हो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी पावर तो बहुत सारे मेरे भाई बंधु टाटा पावर और इस तरह के स्टॉक शॉर्ट टर्म में लेके बैठे हुए हैं। आई एम प्रिटी श्योर वो स्विंग ट्रेडर अब बन चुके होंगे इन्वेस्टर। एग्री करते हो तो लाइक करना। सो ये एक चीज़ हो गई है। मोस्ट इकोनॉमीज़, हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में चल ही रहे थे। आपको बता दूं कि अगर आप 2021 को देखते हो तो साल भर में करीब करीब 21-22% का रिटर्न है, 22% का
रिटर्न मार्केट ने उस हिसाब से दे दिया था और लास्ट 6 ईयर से ग्रीन क्लोज हो रहा है। एंड वी ऑल नो दैट मार्केट्स नेवर गो अप इनटू द स्ट्रेट लाइन, देयर आर टाइम्स वेयर मार्केट कंसोलिडेट्स, गोज डाउन, रिमेन्स इनटू बेयर फेज एंड देन गोज अप। बट हमारे इसमें क्या हुआ, एक ऐसा गया, कोविड का ब्रेक आया, फिर वापस ऐसा चले गया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मार्केट वांटेड अ ब्रेक। तो एक तो ये जो इन्फ्लेशन है वो लॉन्ग ड्यू था उस चक्कर में। सेकेंड चीज़, ये जो पूरा मसला चल रहा है वॉर वाला सिचुएशन, ये एक ट्रिगर मिल गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट बहुत सारी चीज़ें पचा के चलता है बट इट जस्ट नीड्स अ ट्रिगर। तीसरी चीज़ क्या हो रही है, इसके चक्कर में लोग सेफ हेवेंस में जा रहे हैं, सेफ हेवेंस में आ गया गोल्ड। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारे सेफ लोग बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे यार अब रिस्की एसेट में पैसा लगाना नहीं है, तो वो वहाँ से एफआईआई अगर पैसा निकालेगा तो वो बहुत सारा बॉन्ड्स में लगाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा हमारे जो मैंने आपको बताया, बिकॉज क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक मेजर चीज़ जो इंडिया में हो रही है वो ये हो रही है कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, जो कि बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है। सो इन्वेस्टर्स हैव एज्यूम्ड कि दिस इज गोइंग टू सक अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, और उतनी लिक्विडिटी बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, ताकि उसी प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो ये वाला पैसा एलआईसी के उसमें लगाए। तो एलआईसी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सक कर सकता है, वो चीज़ है। क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, और एक जो बड़ा रिस्क है वो है फेड। भाई फेड ने जो डरा के रखा हुआ है, 15 मार्च को पता लगेगा अगर रेट हाइक होती है तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैव अनदर बैड थिंग्स फॉर द इकोनॉमी। तो हमारे पास बड़ी वरीज हैं, नॉट जस्ट दिस वॉर, हमारे पास फेड, क्रूड, पॉलिटिक्स। व्हाट वुड बी माई सजेशंस? दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बाहर तक इधर तक एंड तक वेट किए हो तो सजेशंस तो बनता है। एज अ ट्रेडर हम तो शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है और आप केवल कैश से डील करते हो, अपनी पोजीशंस कम रखो, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है। एज एन इन्वेस्टर 3 साल से ज़्यादा हो तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट करो, नहीं हो तो म्यूचुअल फंड्स प्लस इंडेक्स फंड्स। These are the areas where you have to increase your exposure. As a scalper, कोई लेना देना नहीं, जहां मार्केट जाए स्कैल्प करो, पैसा छापो, खाओ पियो सो जाओ, ऐश करो। एज अ ऑप्शन बायर, विक्स ऊपर जाएगा, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, प्रीमियम ज़्यादा होंगे, अचानक से अनसर्टेनिटी घटेगी तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम घट जाएंगे, फंस सकते हो। इसलिए आप देख रहे होगे मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करने पर भी आपका ऑप्शन जो पहले कभी 6 गुना हो जाता था वो भी 2 गुना ही होता है। ऑप्शन सेलर, हमने एक ऑप्शंस पे वीडियो बनाया था अभी 1 हफ्ते पहले, आई थिंक सो 200 के व्यूज़ चले गए, 1 हफ्ते पहले बनाया था। मेक श्योर आप उसको चेक करो, यहाँ पर आपके लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो ऑप्शन सेलर के लिए ये एक मौका है अगर उन्होंने डायरेक्शन सही पकड़ा। बट एक चीज़ याद रखिए, ओवरनाइट विदाउट हेज गलती से भी मत जाना, हाथ जल जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे, फंस जाओगे। एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करें कि नहीं करें, डिपेंड्स। बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है, ठीक है। सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए इस तरह की अनसर्टेनिटी जब तक नहीं सुधर जाती मत करो, बिकॉज एसबीआई कार्ड में भी लोगों को बाद में मौका मिल गया था मेरे दोस्तों। सो इट्स नॉट लाइक कि दिस इज जस्ट द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम। जो लोग लमसम के लिए वेट कर रहे हैं, 15 मार्च तक का वेट कीजिए, लेट्स सी व्हाट फेड डज। इतना दिन निकाल लिया है, 10-15 दिन की और बात है, 15-20 दिन की बात है, निकाल लो, 20 डेज तो आराम से निकाल ही सकते हो। ठीक है। अगर आपको एसआईपीज करनी है, क्या एसआईपी स्टॉप कर दे? बिल्कुल नहीं, एसआईपीज अब बढ़ाना शुरू करो, मार्केट जब डिप करे तब बढ़ाओ। दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर कि मैं अपने सजेशंस बता रहा हूँ, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आई वांट टू रीइंफोर्स कि भाई जो चीज़ें बोल रहा हूँ उस चीज़ को अगर आप बार बार आपके ध्यान पे आएंगी तो आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। एक और एरिया है, अगर आप लोगों ने कुछ सेक्टर्स तो मैंने बता दिए जहाँ पर आपको ये करना है। दूसरा, एक डिफेंस पे भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज डिफेंस की डिपेंडेंसी हमारी रशिया पे अच्छी खासी है। डिफेंस हो गया, AK-47 हो गया, अरे वाह उसमें भी AK-47, हाँ AK-47 हो गया, सबमरीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें कि हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। इसलिए इंडिया एक चुप्पी बना के चल रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये वॉर वाला सिचुएशन हुआ तो बहुत ज़्यादा बवाल मच जाएगा। पुतिन साहब बैठे हैं मस्त न्यूक्स लेके, और क्योंकि वो 1920 के बेसिस पे सोच रहे हैं तो अ लॉट ऑफ पीपल
कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ सिचुएशन। लेकिन मैंने इस स्लाइड में आप लोगों को बता दिया आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, पूरा सीन क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक्स में कंजूसी ना करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।